हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आज की हमारी टॉपिक है वो है रेशम। आज हम रेशम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके इतिहास को देखेंगे, रेशम का उत्पादन कैसे हुआ है और इसके जो है प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि इस पर कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, फिनिशिंग कौन कौन सी होती हैं। रेशम के प्रकार के बारे में देखेंगे, रेशम की रासायनिक तथा भौतिक संरचना, इन सभी को हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और हम जो हमारी टॉपिक है रेशम, हम इसको देखते हैं। इसका पहले तो हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। और इसका जो इतिहास है, अगर रेशम का जन्म जो हम देखें तो रेशम का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। और इसके उद्भव के विषय में कहा जाता है कि चीन की एक राजकुमारी थी। चीन की जो राजकुमारी शी लिंगची थी, एक बार वो क्या करती, अपने बागीचे में चाय पी रही थी, तभी पास पड़े हुए सहतूत के पेड़ पर उन्हें जो है एक कोकून जो है, कोकून को क्या करती हैं, वो अपने गर्म चाय में उसको डाल देती हैं। और कुछ समय पश्चात क्या होता है, उसमें से उनको एक अविरल चमकदार रेशा प्राप्त होता है। और वो क्या करती हैं, उस रेशे को जो है रिबन बना करके वो राजा को उपहार स्वरूप देती हैं। इस वजह से जो है रेशम को क्या माना जाता है, तो रेशम का जन्मदाता देश किसे माना जाता है, तो रेशम का जो जन्मदाता देश है वो हम चीन को मानते हैं। रेशम को जो है हम रेशों की रानी भी कहते हैं, यानी कि द फाइबर ऑफ क्वीन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम रेशों की जो है क्या कहते हैं, रेशों की रानी भी कहते हैं। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसको जो है द क्वीन ऑफ फाइबर के नाम से भी जानते हैं हम किसको, तो रेशम को। अगर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, द किंग ऑफ फाइबर अगर पूछा जाए तो द किंग ऑफ फाइबर कौन है, तो वो कपास को मानते हैं। द किंग ऑफ फाइबर कॉटन है और द क्वीन ऑफ फाइबर तो वो हमारा सिल्क है। अगर हम रेशम को देखें तो रेशम जो है ये प्राचीन काल से ही रेशमी वस्त्र जो है राशि व शाही वैभव का प्रतीक भी माना जाता है। ये जो रेशमी वस्त्र है, इसको हम प्राचीन काल से ही क्या करते हैं, राशि और शाही वस्त्र मानते हैं। क्योंकि पहले से जो राजा महाराजा, जो बड़े लोग रहते थे, वो क्या करते थे, वो रेशम के वस्त्रों को ही धारण करते थे। तो हमने तो कुछ तो हिस्ट्री इसकी देख ली कि जो है रेशम के बारे में क्या तथ्य, क्या कहा जाता है, कौन सी कथा प्रचलित है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि रेशम का जन्मदाता देश कौन सा है, रेशम के कीड़े का नाम क्या है, रेशम के कीड़े की कितनी अवस्थाएं हैं, उनका जीवन काल कितना है, रेशम में कौन सी गोद पाई जाती है, रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, और रेशम की जो रानी है उनको हम किन नाम से जानते हैं। रेशम की जो अवस्था है, रेशम के कीड़े की जो अवस्थाएं हैं, वो किन अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, कितनी अवस्थाएं हैं उनकी, तो एक एक करके इन पर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम इनको देखते हैं। पहला जो है कि रेशम का जन्मदाता देश कौन सा है, तो रेशम का जो जन्मदाता देश है वो कौन सा है, तो उसे हम चीन को मानते हैं। रेशम का जन्मदाता देश क्या है, कौन है, तो चीन है। रेशम की देवी कौन सी है, तो शी लिंगची। शी लिंगची को हम क्या कहते हैं, रेशम की देवी। अब जो रेशम के कीड़े का नाम क्या है, तो रेशम के कीड़े का नाम जो है बॉम्बिक्स मोरी है। कौन सा है नाम उसका, बॉम्बिक्स मोरी है, बॉम्बिक्स मोरी। और अगर हम इसके जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जो जीवन काल होता है ये 37 से जो है 63 दिन होता है। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 37 से 63 दिन का होता है। 37 से 63 दिन। और अगर इसको हम माह की बात करें, यानी कि 2 माह। अब एक यहाँ से जो है ये पूछा जाता है कि रेशम जो है, ये रेशम का कीड़ा किस पेड़ पर रहता है, तो रेशम का जो कीड़ा है वो सहतूत के पेड़ पर रहता है। और वो किसकी पत्ती को खाता है, तो उसी सहतूत की पत्ती को खाता है, यानी कि मलबरी लीफ को खाता है। तो किस पेड़ पर रहता है, सहतूत के, सहतूत यानी कि मलबरी लीफ। किसको खाता है, मलबरी लीफ, यानी कि सहतूत की पत्ती। ये किसके पेड़ पर रहता है, सहतूत के पेड़ पर रहता है और खाता क्या है, तो मलबरी लीफ खाता है।
यानी कि शहतूत की पत्ती को खाता है। अब अगर हम देखें तो रेशम में कौन सी गोंद पाई जाती है, तो रेशम में जो गोंद पाई जाती है वो सेरेसिन गोंद पाया जाता है। रेशम में कौन सी गोंद पाई जाती है, तो सेरेसिन गोंद पाया जाता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, तो रेशम कीट पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। और जो है रेशम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो रेशम में जो प्रोटीन पाई जाती है वो फाइब्रिन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है, फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है। रेशम जो है इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से, रेशम जो है ये प्राकृतिक जगत से हमें प्राकृतिक जगत से हमें प्राप्त होने वाला रेशा है। प्राकृतिक जगत में भी हमें एक किससे प्राप्त होता है, तो प्राणिज जगत से प्राप्त होता है। प्राणिज जगत से हमें 2 रेशे प्राप्त होते हैं, एक तो हमें ऊन प्राप्त होता है, दूसरा क्या है, तो दूसरा रेशम प्राप्त होता है। अब यहाँ तक तो इसको हमने देख लिया सॉरी। एक यहाँ से इसकी अवस्थाओं को, रेशम के जो ये रेशम का जो कीड़ा होता है ये इसकी कितनी अवस्थाएं हैं, तो ये इसकी अवस्थाओं को अगर हम देखें, रेशम के कीड़े की अवस्थाएं, तो वो 4 अवस्थाओं से गुजरता है। कौन कौन सी, इसकी अवस्थाएं कितनी हैं, अवस्थाएं 4 है। रेशम के कीड़े की अवस्थाएं कितनी हैं, 4 हैं। अवस्थाएं कितनी हैं, 4 हैं। कौन कौन सी हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। एक क्वेश्चन बार बार यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो है ये सबसे निष्क्रिय अवस्था, रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था कौन सी मानी जाती है, तो वो जो अवस्था होती है वो प्यूपा की अवस्था होती है। जब अंडा जो है, ये अंडा है, धीरे धीरे ये क्या होता है, ये धीरे धीरे लार्वा, ये लार्वा में इसको ये ऐसे बदलता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पिनरेट कहते हैं। इस छिद्र को क्या कहते हैं, हम स्पिनरेट कहते हैं। इस छिद्र के माध्यम से सेरेसिन तथा फाइब्रिन जो प्रोटीन है ये क्या होता है, ये लगातार स्रावित होता रहता है। जब ये प्यूपा की अवस्था में पहुंचता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है, ये पूरा 8 के आकार जैसे खोल ये बनता है और उसमें पूरा कवर हो जाता है। और ये जब कवर हो जाता है तो वो अवस्था कोकून, उसको हम क्या कहते हैं, वो कोकून, यानी कि कोकून में वो अंदर क्या होता है, कवर हो जाता है। तो ये जो अवस्था होती है, इससे धीरे धीरे ये जब लार इससे स्रावित होता रहता है, तो वो वातावरण के संपर्क में जब वो आता है तो वो क्या होता है, ये जो गोद होता है वो सूख के कड़ा हो जाता है, यानी कि वो खोलनुमा, ये 8 आकार का ऐसे खोल बन जाता है। इसमें ये जो कीड़ा होता है क्या, ये पूरी तरह जो है इसमें कवर हो जाता है, इसमें ये पूरी तरह कवर हो जाता है। अब इसके बाद ये क्या होता है, ये अगर हम इस अवस्था में इसको हम कोकून को जो है नहीं मारेंगे तो ये हमें अच्छा और लंबा रेशा प्राप्त नहीं होगा। अगर ये इस अवस्था से निकल कर ये कीड़े की अवस्था तक पहुंच गया तो क्या उसमें ये कीड़ा जो है, ये कीड़ा बड़ा होके इस कोकून, ये जो खोल है इसको क्या करता है, इसको तोड़ के निकलता है रेशे को। तो इससे हमें जो है कीड़े की अवस्था में पहुंचने पे जो हमें रेशम प्राप्त होता है वो हमें टूटा हुआ रेशम प्राप्त होता है, यानी कि वो टूट जाता है, टूटा हुआ फिलामेंट प्राप्त होता है। और प्यूपा की अवस्था में अगर हम इसको मार के ये जो हम रेशा प्राप्त करते हैं तो ये हमें कौन सा रेशा प्राप्त होता है, तो ये हमें लंबा रेशा प्राप्त होता है इससे। तो इसको हम देख लें। अब आपको, आई होप आपको इसको इतना समझ में आ गया होगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार और पूछा जाता है कि जो है ये एक स्टोविंग होता है, स्टोविंग की प्रक्रिया किस चरण में होती है। तो पहले तो हम देखते हैं कि स्टोविंग होता क्या है। कीड़े के जीवन चक्र को कोकून की अवस्था तक चलने देना, यानी कि ये जो कीड़े की ये जो अवस्था है ये कोकून की अवस्था तक चलने देना, लेकिन क्या करते हैं, इसके आगे जो है इसको ना बढ़ने देना, यानी कि इसी पे इसको रोक देना, यानी कि मार के जो हम रेशा प्राप्त करते हैं इसी अवस्था पे इसको रोक देना, ये क्या कहलाता है, स्टोविंग प्रोसेस होती है। तो स्टोविंग प्रोसेस जो है, स्टोविंग प्रोसेस किस अवस्था में होती है, ये प्यूपा की अवस्था में होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोविंग प्रोसेस क्या है। यानी कि जो कीड़े की अवस्था है, ये जो अंडा है, लार्वा है, ये प्यूपा यहाँ तक तो आ गया, लेकिन इससे आगे न बढ़ने देना ही क्या होता है, इसके जीवन काल को यहीं तक रोक देना ही क्या कहलाता है, तो वो स्टोविंग कहलाता है। और स्टोविंग प्रक्रिया किस चरण में होती है, किस अवस्था में होती है, तो यानी कि प्यूपा। हमारा आंसर क्या रहेगा, प्यूपा। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा।
अब हम देखते हैं इसके प्रोसेस के बारे में कि जो है हम जब रेशा ये प्राप्त करते हैं तो हम इस पे कौन कौन सी प्रक्रिया करते हैं। तो ये जो इसमें जो प्रक्रिया होती है, तो ये पहली जो प्रक्रिया कौन सी है, तो सॉर्टिंग, यानी कि सॉर्टिंग, इसकी हम छटाई करते हैं। अब छटाई हम किसके आधार पर करते हैं, तो इसकी जो छटाई होती है ये हम लंबाई के आधार पर करते हैं, गुण के आधार पर करते हैं, रंग के आधार पर करते हैं, माप के आधार पर करते हैं। इन सभी के आधार पर क्या करते हैं, इसकी छटाई करते हैं। आपका देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से छूट गया है कि फिलामेंट का मेज़रमेंट हम किस में करते हैं। तो फिलामेंट का जो मेज़रमेंट है हम इसको किस में करते हैं, इसका मापन जो है हम मीटर में करते हैं। फिलामेंट का मापन हम किस में करते हैं, तो हम मीटर में करते हैं। जबकि अगर यहाँ स्टेपल की बात होती है तो स्टेपल का मेज़रमेंट हम किस में करते हैं, तो स्टेपल का जो मेज़रमेंट होता है वो हम इंच और सेंटीमीटर में करते हैं। ये रेशम जो है ये हमें प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। और ये प्राकृतिक जगत के जितने भी रेशे होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, सभी के सभी स्टेपल होते हैं। एकमात्र सिल्क ऐसा रेशा है जो क्या है, जो हमारा फिलामेंट होता है। और बाकी जितने भी प्राकृतिक जगत के जितने रेशे होते हैं वो सभी क्या होते हैं, स्टेपल रेशे होते हैं। और कृत्रिम जगत के जो जितने रेशे होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो भी फिलामेंट के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम प्रोसेस को देखते हैं। ये जो सॉर्टिंग क्या है, अभी हमने आपको बताया कि ये गुण, माप, रंग और लंबाई के आधार पर क्या करते हैं, हम इसकी छटाई करते हैं। देन हम क्या करते हैं, स्काउरिंग प्रोसेस करते हैं, यानी कि स्काउरिंग यानी कि मसाई की प्रोसेस। ये स्काउरिंग प्रोसेस होता क्या है, ये गर्म पानी तथा साबुन के घोल में क्या करते हैं, हम इस कोकून को डाल देते हैं। और ये जो कोकून है ये इसमें के इसका जो कीड़ा होता है, ये इसमें जो गोंद होता है, ये गोंद क्या होता है, उसमें से हट जाता है। गर्म पानी में पड़ने पे ये गोंद क्या होता है, उससे हट जाता है और हमें अच्छा रेशा मिलता है। तो ये जो मजाई की प्रक्रिया होती है, तो इसमें हम गर्म पानी में कोकून को क्या करते हैं, डाल करके हम रेशे को प्राप्त करते हैं। और उससे जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जो गंदगी होती है वो हट जाती है उससे। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्काउरिंग कहलाती है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट जो प्रक्रिया है वो ब्रशिंग है। अब ब्रशिंग में क्या होता है, इसको जो है इसमें हम साफ़ करते हैं। ये जो ब्रशिंग की प्रक्रिया, जो धूल मिट्टी उसको क्या होता है, उसको हम साफ़ करते हैं। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्रशिंग कहलाती है। रीलिंग, यानी कि ये जो रेशा होता है उसको ये जो लपेटने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वो रीलिंग प्रोसेस कहलाती है। देन क्या होता है, देन थ्रोविंग होता है। थ्रोविंग यानी कि बटाई की प्रक्रिया। रेशे को जो हम रील करने के बाद उसको जब हम धागा बनाने के लिए तैयार करते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बटाई की प्रक्रिया यानी कि थ्रोविंग प्रक्रिया करते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद जो प्रक्रिया होती है स्पिनिंग कहलाती है। स्पिनिंग यानी कि रेशे से जो धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो स्पिनिंग कहलाती है। अब ये डिगमिंग प्रोसेस क्या होता है, तो डिगमिंग प्रोसेस यानी कि ये जो गोंद जो हटा जा जो हम गर्म पानी में डाल के स्काउरिंग तो करते हैं, लेकिन अगर उससे पूरा गोंद नहीं हट पाता है, उसमें जो थोड़ा बहुत जो गोंद रह जाता है उसको साफ़ करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वो डिगमिंग कहलाती है। डिगमिंग जो है ये बचा कुचा गोंद तो इससे हट जाता है, लेकिन इस प्रोसेस के द्वारा इसे जो है इसको हटाने के बाद क्या होता है, रेशम का जो वज़न होता है यह 20 से 30% तक इसका वज़न क्या होता है, तो इसका वज़न जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ब्लीचिंग प्रोसेस करते हैं, यानी कि ब्लीचिंग प्रक्रिया करते हैं। ब्लीच जो है हम रेशम पे जब हमको ये बहुत हल्के मात्रा में हम क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो डाइंग यानी कि रंगाई की होती है। फिर क्या होती है, प्रिंटिंग यानी कि छपाई की प्रक्रिया होती है। इसके बाद फिर कौन सी प्रक्रिया होती है, वीविंग यानी कि बुनाई की प्रक्रिया। जब पूरी तरीके से वीविंग यानी कि बुनाई की प्रक्रिया हो जाती है तो वस्त्रों को हम आकर्षक बनाने के लिए उस पर क्या करते हैं, तो उस पर हम परिसज्जा करते हैं। तो यानी कि फिर इसके बाद दिन क्या होता है, फिनिशिंग यानी कि परिसज्जा। अब ये तो आपको पता है, परिसज्जा हम 2 प्रकार से करते हैं, यांत्रिक तथा रासायनिक परिसज्जा। तो हम जो परिसज्जा इस पे करते हैं, तो जो इस पे की जाने वाली मुख्य परिसज्जा इस पे एक है जो क्या है, वेटिंग है। वेटिंग यानी कि वज़न को बढ़ाना। ये डिगमिंग प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, इसके वज़न में कमी 20 से 30% तक वज़न में कमी आ जाती है। इसी वज़न को हम बढ़ाने के लिए इस पर कौन सी प्रोसेस करते हैं, वेटिंग प्रोसेस करते हैं। इससे वस्त्र में क्या होती है, इससे वस्त्र में आकर्षक हो जाता तथा उसका जो है दाम क्या होता है, अच्छा मिलता है रेशम का। तो इसके लिए हम कौन सी प्रोसेस करते हैं, इसके वजन को बढ़ाने के लिए हम वेटिंग प्रोसेस करते हैं।
अब जो है वेटिंग प्रोसेस है, यानी रेशम पर जो है और अन्य की जाने वाली परिचर्या, इसके अतिरिक्त हम इस पर रेशम पर और कौन सी परिचर्या करते, अन्य परिचर्या कौन सी करते हैं, तो कलंजरिंग यानी कि चमक लाने के लिए हम क्या करते हैं, कलंजरिंग प्रोसेस करते हैं। इसके बाद हम देन क्या करते हैं, देन हम शेयरिंग प्रोसेस करते हैं। तो शेयरिंग प्रोसेस क्या है, शेयरिंग जो है आकार और चमक बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, शेयरिंग प्रोसेस करते हैं। प्रेसिंग एंड लस्टरिंग, प्रेसिंग एंड लस्टरिंग यानी कि हम ये कैसी परिचर्या है, तो प्रेसिंग एंड जो लस्टरिंग होता है ये प्रेस करना और चमक लाना, कपड़े में चमक लाने के लिए। तैयार वस्त्रों को हम सलवटें दूर करने के लिए क्या करते हैं, उसे गर्म रोलर्स के बीच से निकाला जाता है और तंतु और अम्ल में डुबाया जाता है ताकि चमक क्या हो, चमक उसमें विकसित हो सके, यानी कि उसमें चमक आ जाए कपड़े में। तो ये प्रक्रिया लस्टरिंग तो चमक लाने के लिए होता है। फिर इसके बाद हम दिन जो प्रोसेस होता है, दिन क्या करते हैं, दिन उस पर हम कौन सी फिनिशिंग करते हैं, तो उस पर जो फिनिशिंग करते हैं हम स्टमिंग करते हैं। यानी कि स्टमिंग क्या है, अगर हम स्टमिंग को देखें तो यानी कि वाष्प देना, पायल बुनाई को उभारने के लिए हम क्या करते हैं, स्टमिंग करते हैं, स्टमिंग फिनिशेस करते हैं। अब एक स्टिफनिंग होता है, तो ये स्टिफनिंग क्या है, तो स्टिफनिंग जो है ये कड़ा करना होता है, ये वस्त्रों को क्या करता है, ये कड़ा करना होता है, यानी कि स्टिफनिंग प्रोसेस, स्टिफनिंग फिनिशिंग होती है। ये वस्त्रों को आकार देने के लिए हम इस जो प्रोसेस करते हैं क्या करते हैं, स्टिफनिंग होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा इस पर कौन कौन सी ये किन किन प्रोसेस से गुजरता है। तो ये आपको तो आप लोग इसको देख लीजिए, और जो इसमें से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, आई थिंक सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग कहीं ना कहीं इसको नोट करते चलिए। एक बार इसको हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि देखते हैं हमने क्या पढ़ा है। तो हमने रेशम को देखा, रेशम जो है हमें रेशम की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, तो रेशम प्राकृतिक जगत से हमें प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। प्राकृतिक जगत से हमें 2 रेशे प्राप्त होते हैं, कौन कौन से, एक तो ऊन प्राप्त होता है, दूसरा हमें रेशम प्राप्त होता है। कौन कौन सा, ऊन तथा रेशम। जो है प्राकृतिक जगत से जितने भी रेशे प्राप्त होते हैं वो कौन से रेशे हैं, तो वो प्रोटीन जन्य रेशे हैं। उनमें भी प्रोटीन पाया जाता है और रेशम में प्रोटीन पाया जाता है। तो रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, रेशम में फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर वहीं हम ऊन की बात करें तो उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हालांकि ऊन एक बाल है, तो बाल में हमारे कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। बाल हुआ, नाखून हुआ, खुर हुआ, जानवरों के खुर में, ये सब सींग में, ये सब में क्या होता है, तो इस सभी में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अब यहाँ जो है हम द क्वीन ऑफ फाइबर किसे कहते हैं, द क्वीन ऑफ फाइबर किसे कहते हैं, तो रेशम को हम कहते हैं। द क्वीन ऑफ फाइबर किसे कहते हैं, रेशम को कहते हैं। अगर वहीं हम जो है द किंग ऑफ फाइबर की बात करें तो किंग ऑफ फाइबर किसे कहते हैं, तो हम कॉटन को कहते हैं किंग ऑफ फाइबर। अगर रेशम के जन्मदाता देश की बात करें तो रेशम का जन्मदाता देश कौन सा है, तो रेशम का जन्मदाता देश जो है वो चीन है। और रेशम के जो है देवी कौन सी हैं, तो शीलिंगची है। रेशम के कीड़े का नाम क्या है, तो बॉम्बेक्स मोरी है। रेशम के कीड़े का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 37 से 63 दिन यानी कि 2 माह का होता है। और जो है इसके बाद जो रेशम का जो है, रेशम का कीट किस पेड़ पर रहता है, तो ये जो है शहतूत के पेड़, और किसकी पत्ती खाता है, तो ये मलबरी लीफ यानी कि शहतूत की पत्ती खाता है। ये भी जो है आप शहतूत यानी मलबरी इसको जानते रहे, क्योंकि ये मलबरी भी पूछ लिया जाता है। तो किसकी पत्ती खाता है, तो मलबरी लीफ यानी कि शहतूत की पत्ती। अब देखते हैं कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, तो रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम में कौन सा गोद पाया जाता है, तो रेशम में सेरेसिन गोद पाया जाता है। रेशम में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो फाइब्रिन प्रोटीन है। और अगर हम इसकी प्रोसेस की बात करें तो इसका प्रोसेस इसको पहले हम देखते हैं। रेशम जो है, हालांकि रेशम प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है। रेशम क्या है, प्राकृतिक जगत में पाया जाने वाला सबसे लंबा रेशा है। और लंबे रेशे का मेजरमेंट हम किस में करते हैं, यानी कि फिलामेंट का मेजरमेंट हम किस में करते हैं, तो मीटर में करते हैं। और अगर वहीं स्टिपल की बात होती है तो स्टिपल का मेजरमेंट हम किस में करते हैं, तो इंच और सेंटीमीटर में करते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसका प्रोसेस देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस हम ये रेशम से जो है
रेशम का ये जो रेशम का जो धागा होता है, रेशम के धागे को बनाने की जो रेशम से जो धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है, ये हम कौन-कौन सी प्रोसेस करते हैं, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। जो प्रोसेस है, हम सॉर्टिंग करते हैं, यानी कि छँटाई क्वालिटी के आधार पर, कलर के आधार पर और जो है रंग के आधार पर, माप के आधार पर, इन सभी के आधार पर हम इसकी छँटाई करते हैं, स्कॉवरिंग करते हैं। देन कौन सी प्रोसेस होती है, ब्रशिंग होती है, रीलिंग, थ्रोविंग होता है। फिर देन कौन सा है, स्पिनिंग है, डिगमिंग है, ब्लीचिंग है, डाइंग है, प्रिंटिंग है। इसके बाद कौन सा है, तो वीविंग है, फिनिशिंग एंड वेटिंग है। और इसके रेशम पर जो है, इसके अतिरिक्त कौन कौन सी परिचर्या की जाती है, तो कैलेंडरिंग हुआ, शीरिंग हुआ, प्रेसिंग एंड लस्टरिंग हुआ एंड जो है स्टमिंग है, स्टिफनिंग है। तो ये सभी प्रोसेस क्या होती हैं, ये सभी अतिरिक्त परिचर्या किस पे, रेशम पर की जाने वाली अतिरिक्त परिचर्या हैं। तो आज तो हमने कुछ रेशम के बारे में देख लिया, जो भी बेसिक चीज़ें थी हमने रेशम के बारे में देखा। अब जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बारे में जो है कि रेशम की प्राप्ति हमें कितने प्रकार से होती है, रेशम की भौतिक तथा रासायनिक संरचना कौन कौन सी है, तो इन सभी को हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।